नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने हिंदी साहित्य इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो पद्धतियां हैं, आधारभूत सामग्री है, इसको देख लिया था। आशा है आपको याद भी हो गया होगा। आज हम आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, यानी हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने के लिए किस प्रकार की जो लेखन परंपरा है उसको अपनाया गया। परंपरा में कौन कौन से इतिहासकार आए और उन्होंने किन ग्रंथों को लिखा, ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है गारसादत तासी का, यानी हिंदी साहित्य लिखने की शुरुआत है वो किसने करी, तो उसका नाम है गारसादत तासी। और इनका ग्रंथ कौन सा है, इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इसकी पद्धति वर्णानुक्रमी पद्धति है। इसकी भाषा फ्रांसीसी भाषा है। तो फ्रांसीसी भाषा में नाम भी ये इसका ऐसा ही है, तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। 2-3 बार आप काम करते हुए या इधर उधर घूमते हुए भी अगर आप इसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो इस नाम को आप 2-4 बार लिखने का, बिना देखे लिखने का प्रयास करें, आपको नाम याद हो जाएगा। वर्णानुक्रमी पद्धति ये हमने पहले भी पढ़ा था कि गारसादत तासी सबसे पहले इतिहासकार हुए और इन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई। यानी जब हम पद्धतियाँ पढ़ रहे थे तब हमने उसमें भी देखा था कि सबसे पहले वर्णानुक्रमी पद्धति आई और बाद में कालानुक्रमी पद्धति। तो सबसे पहले वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाने वाले कौन थे, तो उसमें सर्वप्रथम नाम है वो तासी का ही आता है, बाद में शिव सिंह सेंगर। ये 2 है जिन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई। इन्होंने जो प्रथम कवि गिनाया है, जो प्रथम कवि बताया है, उसका नाम है अंगद और अंतिम कवि का नाम बताया है हेमंत। यानी इन्होंने जो शब्दकोश के अनुसार, वर्णों के अनुसार इन्होंने कवियों को लिया है, तो उसमें सबसे प्रथम कवि अंगद है और अंतिम कवि हेमंत है। ये जो ग्रंथ है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी। हालांकि इसकी जो एग्ज़ाम में जो सन है वो यही आती है, 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी में उन्होंने कवि परिचय दिया, बाद में 1847 में उन्होंने रचना परिचय दिया। दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ, 1871 ईस्वी में इसका तीसरा भाग आया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास किया, यानी सबसे पहले जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास है वो किसने किया, तो तासी का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले प्रयास है वो गारसादत तासी ने ही किया। इन्होंने हिंदी को बद्दी भाषा कहा और इनका जो साहित्य इतिहास है वो खिचड़ी इतिहास है। खिचड़ी इतिहास क्यों, क्योंकि इसमें ये लिखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन हिंदी के कवियों की संख्या नाम मात्र की है। 738 कवियों को इन्होंने लिया है, जिनमें से हिंदी के मात्र 72 कवि है। तो इस कारण से इस इतिहास को खिचड़ी इतिहास कहा जाता है, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा कवियों की, अन्य भाषा के कवियों की संख्या है, जिसमें अधिकतर उर्दू के कवि है। अब जो हमने इनके ग्रंथ का नाम पढ़ा, द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसमें एंदुई का क्या मतलब है और हिंदुस्तानी क्या है। तो एंदुई तो है हिंदी, जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाती है, यानी हिंदी है एंदुई, और हिंदुस्तानी है वो है उर्दू, जो मुसलमानों के द्वारा हिंदी बोली जाती थी उसको हिंदुस्तानी कहा गया। जो मौलवी करीमुद्दीन है, एक नाम है मौलवी करीमुद्दीन, जिन्होंने इन्हीं की गारसादत तासी के जो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इसी का उन्होंने अनुवाद किया है। वो किया है फारसी भाषा में, यानी जो गारसादत तासी ने लिखा था वो था फ्रांसीसी भाषा में और ये लिखा गया है फारसी भाषा में। और ये कब लिखा गया, 1848 ईस्वी में। इस ग्रंथ का नाम क्या है, तो ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुराई हिंदी। यानी करीमुद्दीन ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है, वो है तज़किरा ए शुराई हिंदी। और ये किसका अनुवाद है, तो गारसादत तासी का जो ग्रंथ है उसी का अनुवाद है। ध्यान रखना, जो गारसादत तासी का जो ग्रंथ है वो फ्रांसीसी भाषा में है और जो करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है वो फारसी भाषा में है। आगे हम देखते हैं
जो करीमुद्दीन है जिन्होंने अनुवाद किया है गारसाद तासी के ग्रंथ का, उसमें 1000 कवियों को इन्होंने शामिल किया है, जिसमें से 68 कवि हिंदी के हैं। तासी वाला हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो अनुवाद करीमुद्दीन ने किया है तासी के ग्रंथ का, उसमें 1000 कवि है और 68 कवि, मात्र 68 कवि हिंदी के हैं। और उसके बाद में लक्ष्मी सागर वासने ने भी इसका अनुवाद किया है, जो कि हिंदी में अनुवाद किया है। इसका नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास। यह कब लिखा गया? 1952 ईस्वी। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हर लाइन से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न नहीं 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल तैयार रखना है, सारी चीज़ें कंठस्थ कर लेनी है। तासी ने कुल 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें से हिंदी के कवियों की संख्या महज 72 थी। यानी जो तासी ने जो ग्रंथ लिखा है उसमें कितने कवियों की संख्या है? तो इसमें कुल 738 कवि है, लेकिन हिंदी के कितने कवि है? तो हिंदी के महज 72 कवि है। यानी इसी कारण से इसको खिचड़ी इतिहास कहा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन हिंदी के ही कवियों की संख्या नाम मात्र की है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है कि हिंदी के कवियों की संख्या कितनी रखी है तासी ने, तो वो 72 है। और कुल कितने कवियों की संख्या रखी है? तो 738 कवियों की संख्या इसमें है। फिर आता है नलिन विलोचन शर्मा ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक इतिहास व तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। यानी जो तासी है, गारसाद तासी है, इन्होंने जो साहित्य इतिहास लिखा है वो एक तरह से फ्रांसीसी भाषा में लिखा है और हिंदी के कवियों की संख्या नाम मात्र की है। इस कारण से ज़्यादातर जो इतिहासकार आगे हुए या जो लेखक हुए वो तासी को प्रथम इतिहासकार मानते ही नहीं है। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा ऐसे हैं जो तासी के साहित्य इतिहास को प्रथम साहित्यिक इतिहास कहते हैं और इन्हीं को प्रथम इतिहासकार भी मानते हैं। तो आ सकता है कि किसके अनुसार तासी को प्रथम इतिहासकार माना गया है? तो नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार। फिर एक ग्रंथ है हिंदी भाषा संग्रह, जो किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। यह भी ध्यान में रखना है। अब जो गारसाद तासी ने जो ग्रंथ लिखा, जो पद्धति अपनाई इन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति, इस ग्रंथ में क्या दोष आया? तो इसमें एक वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित था, तो इस कारण से इसमें वर्ण के अनुसार लेखकों का परिचय हुआ है, कवियों का परिचय आया है। यानी कि इसमें कालक्रम को नज़रअंदाज कर दिया गया, कालक्रम का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। जो कवि बाद में हो रहा है लेकिन वर्ण क्रम के अनुसार पहले आ रहा है, तो उसका वर्णन इन्होंने पहले किया है। इस प्रकार से ये एक इसका दोष हो गया। दूसरा है, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण पर कोई प्रयास नहीं किया। यानी एक इतिहास लिखने के लिए कालक्रम को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है, लेकिन इन्होंने इस कालक्रम का कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही काल का कोई नामकरण किया। यानी इन्होंने काल ही विभाजन नहीं किया तो नामकरण क्या करेंगे? तो इन्होंने काल विभाजन और नामकरण पर ध्यान नहीं दिया। एक इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त कवियों को शामिल किया। हिंदी के अलावा जितने कवि थे उस समय उर्दू के, उन सबको इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल कर लिया। यानी लिखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें दूसरे कवियों को जो हिंदी से भी ज़्यादा मात्रा में हैं, कई गुना मात्रा में हैं, तो उनको उन्होंने शामिल किया है, जबकि हिंदी के कवियों को इनको शामिल करना था ज़्यादा। लेकिन हिंदी के कवियों की नाम मात्र की संख्या है 72, 738 में से। अब अगला आता है शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, इन्हीं के नाम से है, तो याद रखने में आसानी है। इनकी जो भाषा है वो है हिंदी। प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। कवियों की संख्या है 1000। हमने देख लिया था जो गारसाद तासी का था वो 1839 ईस्वी का था, और 2 नंबर पर जो आते हैं शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी है। तो जो गारसाद तासी है उन्होंने लिखा था उसको फ्रांसीसी भाषा में, इस कारण से तासी को है वो प्रथम इतिहासकार अधिकतर व्यक्ति नहीं मानते हैं, लेकिन शिव सिंह सेंगर जो हिंदी में लिखा है इन्होंने, तो इस कारण शिव सिंह सेंगर को ही अधिकतर विद्वान है वो प्रथम इतिहासकार मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक में शुरुआत इन्हीं से करी है।
गारसा दत्तासी का नाम ही नहीं मिलता है उनकी पुस्तक में। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास है, यानी हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी का जो प्रथम इतिहास है वो शिव सिंह सेंगर का ही है, क्योंकि हमने देखा था जो गारसा दत्तासी का था वो किस में था, वो फ्रांसीसी भाषा में था। अब हिंदी में जो लिखा गया वो प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर का ही है। इसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना गया, क्योंकि हिंदी साहित्य में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास हिंदी ये शिव सिंह सेंगर का ही है। इस कारण से इसको महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब इसमें दोष क्या था, इसमें भी वही दोष है जो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में दोष है। वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित है, काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब हम आगे देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसमें उन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी इस संस्था के द्वारा ये प्रकाशित हुई थी इनकी रचना, जो ये वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है ये। तो इस संस्था के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 ईस्वी। यानी इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1784 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है, तो विलियम जोन्स इसके संस्थापक है। और ये कब हुई थी, ये हेस्टिंग्स के समय हुई थी। अब इसमें एक शब्द आया है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर, इस वर्नाकुलर का अर्थ क्या है, ग्रियर्सन की भाषा में इसका अर्थ क्या है, यानी उनकी नज़र में ये क्या मानते हैं वर्नाकुलर को। तो ये कहते हैं कि वर्नाकुलर मानी होता है देश भाषा, यानी खड़ी बोली। खड़ी बोली को इन्होंने देश भाषा और उसी देश भाषा को उन्होंने अपने ग्रंथ में नाम लिया है, शब्दावली शामिल की है, वो है वर्नाकुलर। अब इसी वर्नाकुलर को, इसी देश भाषा को जो सुनीति कुमार चटर्जी है वो जनपदीय भाषा कहते हैं। यह रचना प्रारंभ में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यानी सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुई थी और किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। और कब हुई थी, 1888 ईस्वी में। और 1889 ईस्वी में यह स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई थी। इसका योगदान क्या है, यानी ग्रियर्सन का योगदान क्या है, ग्रियर्सन के ग्रंथ का योगदान क्या है, तो रीति शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया और पहली बार नामकरण और काल विभाजन का इन्होंने ध्यान रखा। जो कालक्रम है, नामकरण है, जिन्होंने गारसा दत्तासी और शिव सेंगर ने जिन पर ध्यान नहीं दिया, वो काम सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो रीति शब्द का पहली बार प्रयोग, कई बार परीक्षाओं में आता है कि रीति शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे। तो हम सीधा ही रीति काल में चले जाते हैं और वहाँ के किसी कवि या लेखक का हम नाम उठाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रीति शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो रीतिकाल में ही किसी ने किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग है वो ग्रियर्सन ने ही कर दिया था। हाँ, इसके आगे काल लगाओ तब अलग बात है, लेकिन रीति शब्द, अकेला रीति शब्द अगर आता है तो वो ग्रियर्सन ने किया है, ये ध्यान रखना। ये देख लिया हमने, पहली बार नामकरण, यानी इनका विशेष योगदान रहा है किसमें, कि सबसे पहले नामकरण और काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया है। संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में 12 अध्याय में इन्होंने विभक्त किया है। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। जो 4 कालखंड है हिंदी साहित्य इतिहास के, उसमें से भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन है, तो नाम आएगा ग्रियर्सन। तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोक नायक माना है। किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। यह भी प्रश्न आता है कि तुलसीदास को सबसे बड़ा लोक नायक मानने वाले कौन है, ग्रियर्सन है। आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम दिया है। अब इन्होंने नामकरण काल विभाजन किया है। तो सबसे पहला जो आदिकाल है, आज इसको हम आदिकाल कहते हैं, इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो इन्होंने इसको चारण काल नाम दिया है। और इसकी समय सीमा क्या मानी है इन्होंने, तो 7वीं सदी।
हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग किया। एक काम इन्होंने और किया, एक तो इन्होंने कालक्रम और उसका जो नामकरण है इसका कार्य किया। दूसरा, इन्होंने जो हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवि थे, जो तासी ने हिंदी के कुछ ही कवियों को अपने ग्रंथ में शामिल किया था, अधिकतर जो उर्दू के कवि थे उनको शामिल किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हिंदी भाषा के अतिरिक्त यानी दूसरे जो कवि थे उनको अलग कर दिया, केवल हिंदी के कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में शामिल किया। और 952 जो टोटल कवि थे वो सारे हिंदी के कवि थे। अगला है किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त है जिन्होंने ग्रियर्सन का ये जो ग्रंथ था उसका अनुवाद हिंदी में किया है। और इन्होंने किस नाम से किया है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये इनके ग्रंथ का नाम है। जो इन्होंने जो ग्रियर्सन है उसी का हिंदी में अनुवाद किया है। और कब किया है, तो 1957 ईस्वी परीक्षा में आता है। इसका दोष क्या है, यानी जो ग्रियर्सन ने जो पद्धति अपनाई है और जो इनका जो ग्रंथ है इसका दोष क्या रहा, तो इन्होंने नामकरण और काल विभाजन तो किया लेकिन मनमाने ढंग से किया। यानी जो उस काल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनके आधार पर उन्होंने नाम नहीं रखा। जो इनके मन में आया वो नाम इन्होंने रख दिया। ना ही काल का कोई समय सीमा का इन्होंने ध्यान रखा, ना ही उसके नाम का ध्यान रखा। इस प्रकार से एक तरह से ये मनमाने ढंग से नामकरण और काल विभाजन हुआ और ये काला अनुक्रमी पद्धति पर आधारित है। अब हम अगला देखते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, इन तीनों ने मिलकर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसमें 3 कौन कौन थे, तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और इन तीनों का नाम देकर एक चौथा अन्य नाम देकर के पूछा जाता है कि कौन इनमें से मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तो जो ज़्यादातर जो नाम आता है वो आता है कृष्ण बिहारी मिश्र का। तो आपको ध्यान में रखना है श्याम, सुख और गणेश, इस तरह से याद भी ऐसे ही कर लेना है कि श्याम, सुख और गणेश ये 3 नाम हैं जो मिश्र बंधु है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, आगे आ जाएगा भी लिखा हुआ। जो देव और बिहारी यानी मिश्र बंधु का जो एक काम था, इससे पहले आप थोड़ा सा देखिए। जो मिश्र बंधु का एक तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, इसके अलावा इन्होंने एक जो तुलनात्मक पद्धति अपनाते हुए देव और बिहारी नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसके कारण बाद में आगे चल कर के भी देव बिहारी विवाद की जड़ हम जिसको कह सकते हैं वो है मिश्र बंधु। परीक्षा में भी पूछा जाता है कि देव बिहारी विवाद की जड़ किसको माना जाता है, कौन है, तो वो मिश्र बंधु है। क्योंकि तुलनात्मक पद्धति के द्वारा या तुलनात्मक रूप से जिन्होंने देव और बिहारी में से सर्वश्रेष्ठ किसी एक को माना, यानी देव को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, देव इनके प्रिय कवि थे। तो ये विवाद है वो आगे तक बाद में तक चलता रहा। इस कारण से देव बिहारी विवाद की जड़ है वो मिश्र बंधु को माना जाता है। ऐसे ही मिश्र बंधु के अनुसार ही दूसरे लोगों ने भी देव और बिहारी के ऊपर कुछ तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ग्रंथ लिखे हैं। तो उनके नाम क्या है, तो उनके ये 2 तो यहीं पर मैंने लिख दिए हैं ताकि ध्यान में रहे कि मिश्र बंधु के जैसे ही किसने और लिखे हैं। तो देव और बिहारी और बिहारी और देव। देव और बिहारी है वो कृष्ण बिहारी का है और बिहारी और देव वो लाला भगवान दीन का है। अब जो देव और बिहारी है और बिहारी और देव है, केवल नाम आगे पीछे हैं, यानी जो देव यहाँ पहले आया था वो इस दूसरे में बाद में आ रहा है। ये अंतर है दोनों में, यानी जो कवि जो लेखक है पहले जिसको ले रहा है उसी को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। यानी कृष्ण बिहारी किसको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो वो देव को बिहारी की तुलना में श्रेष्ठ मान रहे हैं और लाला भगवान दीन है वो बिहारी को देव से ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं। ये इस ग्रंथ से पता चल रहा है। अब हमको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंत में बिहारी आ रहा है, यानी यह ग्रंथ हमें ऐसे ही याद रखना है कि देव और बिहारी। अगर हम बाद में बिहारी को ले रहे हैं तो ये कृष्ण बिहारी का, यहाँ भी देखिए बाद में आ रहा है, यानी इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम कृष्ण बिहारी है और बाद में इनकी बिहारी लग रहा है।
और यहाँ देखिए बिहारी और देव, अंत में कौन आ रहा है, देव, द पर नाम आ रहा है और इस नाम को पूरा नाम आप देखिए अंत में द पर नाम आ रहा है। मैंने ऐसे ही याद किया है, आप भी ऐसे ही याद रखिए। अगर आपको और कोई तरीका दिखता है तो आप उस तरह से भी याद रख सकते हैं, अपना तरीका लगा सकते हैं। अगला आता है हिंदी नवरत्न। इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। एक हमने देखी मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, एक इन्होंने तुलनात्मक पद्धति अपनाते हुए हिंदी नवरत्न जो देव और बिहारी है वो लिखा, एक इनकी पुस्तक है हिंदी नवरत्न। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि हिंदी नवरत्न पुस्तक किसकी है, तो वो है मिश्र बंधु की। और इन्होंने इसको कब लिखा है तो 1910 ईस्वी। इसमें उन्होंने नवरत्न यानी 9 कवियों को शामिल किया है। तो 9 कवि कौन कौन से हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो तुलसीदास, सूरदास, कबीर, देव और बिहारी, केशवदास, त्रिपाठी बंधु, चंद बरदाई और भारतेंदु, ये इन्होंने 9 कवि या लेखकों को शामिल किया है। अब हमें याद कैसे रखना है अगर परीक्षा में, हालांकि जो सेकंड ग्रेड का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर भी प्रश्न है, पेपर का लेवल हमें पता नहीं होता है कब ऊपर हो जाए, तो हमें ध्यान में रखना है। बाकी सहायक आचार्य में यह प्रश्न आ सकता है। तो देखिए हमें याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले हमारा जो काल विभाजन है, यानी हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन साधारण रूप से सबको पता ही होता है, नहीं भी पता है तो आगे हमें पता हो जाएगा कि 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिकाल आता है। तो आदिकाल के कौन से कवियों को हिंदी नवरत्न में शामिल किया है, तो ये देखिए चंद बरदाई और भारतेंदु, ये आदिकाल के 2 कवियों को इन्होंने, आदिकाल के जितने भी कवि हैं उनमें से 2 कवियों को इन्होंने अपनी हिंदी नवरत्न में शामिल किया है। फिर देखते हैं हम भक्ति काल में, जो भक्ति काल में इन्होंने 3 कवियों को लिया है, तुलसी, सूर और कबीर। जो 4 हम प्रतिनिधि कवि मानते हैं भक्ति काल के, एक जायसी और आता है, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, सगुण राम और सगुण कृष्ण। तो 4 हो गए, 4 शाखाओं के 4 ही कवि हो गए। तो उनमें से 3 को इन्होंने शामिल किया है, इन्होंने जायसी को छोड़ दिया है, बाकी 3 को इन्होंने जो प्रतिनिधि कवि है उनको अपने हिंदी नवरत्न में शामिल किया है। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल से कितने इन्होंने कवि लिए हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से देखो आप। जो चंद बरदाई है ये है आदिकाल के, भारतेंदु नहीं है, भारतेंदु तो अपने आधुनिक काल के हैं, चंद बरदाई है वो है आदिकाल के। फिर है भक्ति काल के ये 3, तुलसी और सूर और कबीर। फिर आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल में देव है, बिहारी है, केशव और त्रिपाठी बंधु है, ये 4 इन्होंने लिया है रीतिकाल से। एक इन्होंने लिया आदिकाल से, एक इन्होंने लिया आधुनिक काल से, यानी एक ऊपर के काल से, एक नीचे के काल से। फिर जो बीच के 2 काल है उनमें 3 भक्ति काल से और 4 रीतिकाल से। इस तरह से इन्होंने 9 कवियों को लिया है और हिंदी नवरत्न लिखा है। और जो 9 कवि है वो सभी अपने अपने काल के प्रतिनिधि कवि है, ये आप देख ही सकते हो। ये केशवदास है, ये प्रथम कवि है रीतिकाल के। देव और बिहारी है, इनका अपना विशिष्ट योगदान है रीतिकाल में। त्रिपाठी बंधु है और आधुनिक काल में भारतेंदु से शुरुआत, आधुनिक काल की शुरुआत ही भारतेंदु से मानी जाती है। चंद्र बरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसको प्रथम रचना भी माना जाता है, प्रथम बड़ी रचना भी माना जाता है। तो इस कारण से सभी कवि है वो अपने अपने काल के प्रतिनिधि कवि है। अगला है तुलनात्मक पद्धति जो अपनाई है, यानी जो पीछे हमने इनका ग्रंथ देखा देव और बिहारी, तो सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति अपनाने वाला कौन था, यानी मिश्र बंधु ने जो तुलनात्मक पद्धति अपनाई, तुलनात्मक पद्धति अपनाते हुए देव और बिहारी नाम से ग्रंथ लिखा, जो आगे चल कर के विवाद की जड़ भी बन गया।
ऐसा ही किसने किया, सर्वप्रथम किसने है वो तुलनात्मक पद्धति अपनाई? तो सबसे पहले देव और बिहारी की तुलना है वो मिश्र बंधु ने करी। यानी सबसे पहले नहीं, देव और बिहारी में तुलना किसने की? तो देव और बिहारी में तुलना तो है वो मिश्र बंधु ने करी। और देव बिहारी विवाद की जड़ है वो भी मिश्र बंधु है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन सबसे पहले है वो मिश्र बंधु से भी पहले किसने तुलनात्मक पद्धति अपनाई? तो उनका नाम है पदम सिंह शर्मा। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति अपनाई और किसके बीच में तुलना करी? बिहारी और सादी के बीच में इन्होंने तुलना करके अपना ग्रंथ लिखा। अब आगे आता है मिश्र बंधु विनोद, यानी इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।